हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रमन इफ़ेक्ट को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रमन इफ़ेक्ट क्या है और कुछ बेसिक आइडिया लिया था अबाउट रमन इफ़ेक्ट। तो आज कंटिन्यू करते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रमन लाइंस। रमन लाइंस क्या का मतलब है, जैसा कि पहले भी बताया था, वो लाइंस जो कि या इस तरह का रेडिएशन जो कि इंसिडेंट रेडिएशन से हायर या लोअर वेवलेंथ का हो। इन अदर वर्ड्स मॉडिफाइड वेवलेंथ्स को रमन लाइंस कहते हैं। तो रमन स्पेक्ट्रा जब बनाया जाता है फॉर अ गिवन सैम्पल और फॉर एनी सैम्पल, तो दो टाइप की मॉडिफाइड लाइंस देखने को मिलती हैं, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स। सो देयर इज़ अ जनरल बिहेवियर कि जो स्टोक्स लाइंस बनती हैं उनकी इंटेंसिटी हमेशा काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दी एंटी स्टोक्स लाइंस, जो कि इस बात को एक्सप्रेस करेगा कि हायर वेवलेंथ पर लाइंस हमेशा ज़्यादा इंटेंसिटी की हैं, यानी कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन है हैविंग लोअर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द इंसिडेंट वन इज़ मोर प्रोबेबल, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो देयर इज़ अ इंटेंसिटी इज रफली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी or proportional behavior population of molecules which undergoes particular type of transitions। और एंटी स्टोक लाइन की लो इंटेंसिटी का मतलब है कि आफ्टर स्कैटरिंग इस बात के चांसेस होना कि हमें हाई वेवलेंथ का रेडिएशन मिलेगा, लो वेवलेंथ का रेडिएशन मिलेगा या फिर हाई एनर्जी का रेडिएशन मिलेगा, इसके चांसेस कम हैं। इस वजह से एंटी स्टोक्स लाइंस जो कि लोअर वेवलेंथ पे मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू द इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेडिएशन, उसकी इंटेंसिटी कम रहेगी। सो एक प्रॉपर्टी पहले भी बताई जा चुकी थी, वो ये थी कि रमन लाइंस या जो भी मॉडिफाइड रेडिएशन होता है वो पोलराइज्ड होता है। उसके अलावा जो सेपरेशन है या जो प्लेसमेंट है स्टोक्स लाइंस और एंटी स्टोक्स लाइन का विद रिस्पेक्ट टू रेले लाइन या ओरिजिनल लाइन सिमेट्रिक होता है। तो अगर हमें हायर वेवलेंथ पे मिल रहा है कुछ, यानी कि कोई स्टोक लाइन मिल रही है, तो लो वेवलेंथ पे हमें एंटी स्टोक लाइन भी मिलेगी उस जगह पे। ऑब्वियसली उसकी एंटी स्टोक की इंटेंसिटी काफ़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू द करस्पॉन्डिंग स्टोक्स लाइन। सो नेक्स्ट अब इस बारे में बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सो ऑब्जर्वेशंस तो हमने देख लिए कि रमन सर सी.वी. रमन ने क्या ऑब्ज़र्व करा। नेक्स्ट आता है कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, और जब लाइट स्कैटर होती है किसी सैम्पल से तो क्यों हमें मॉडिफाइड रेडिएशन देखने को मिल रहा है। तो अब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दो पॉसिबल वेज हैं, क्लासिकल एंड क्वांटम। तो क्वांटम थ्योरी जो है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल वन। तो क्वांटम थ्योरी में हमें जो आइडिया यूज़ करना है कि जो रमन इफ़ेक्ट है वो कैसे हो रहा है, उसका की आइडिया या सेंट्रल आइडिया ये है कि पूरी की पूरी रमन स्कैटरिंग को हम इस तरह से विजुअलाइज करेंगे कि जो इंसिडेंट रेडिएशन में फोटॉन्स हैं वो सैम्पल के मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और इस इंटरैक्शन के बाद जो इंसिडेंट मॉलिक्यूल है जब वो सैम्पल मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करेगा तो उसके बाद वो स्कैटर हो जाएगा, मतलब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। सो इस पूरी प्रोसेस को इन्विजन करा जा सकता है एज अ कॉलिजन प्रोसेस बिटवीन इंसिडेंट फोटॉन एंड दी सैम्पल मॉलिक्यूल। सो कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद डायरेक्शन चेंज होंगी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन और हम कहेंगे कि स्कैटरिंग हुई। तो इसको समझने के लिए या इस पूरी को मैथमेटिकली समझने के लिए लेट अस अज्यूम कि जो इंसिडेंट फोटॉन या इंसिडेंट रेडिएशन सैंपल में जा रहा है उसकी फोटो फ्रीक्वेंसी है न्यू1, और वो फोटॉन जब मॉलिक्यूल्स सैंपल के मॉलिक्यूल से टकराएगा तो एक कोलिजन होगा।
सैम्पल मॉलिक्यूल के बारे में कुछ अजम्पशंस हैं कि लेट्स से कि सैम्पल मॉलिक्यूल का मास m है, बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी v1 थी, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी v2 हो गई, और E1 जो है वो मॉलिक्यूल की इंट्रिंसिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन। इंट्रिंसिक का मतलब है कि बेसिकली ये मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। जब हम E1 एनर्जी कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है वो अपने कौन से एनर्जी लेवल पे है, ठीक है, विच एनर्जी लेवल, ग्राउंड लेवल पे है मॉलिक्यूल, अपने फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे है, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी एक तरीके से वो E1 है। और कोलिजन के बाद हमने कहा कि उसकी इंटरनल एनर्जी बदल सकती है, इंट्रिंसिक एनर्जी बदल सकती है, वो लोअर से हायर में जंप कर सकता है या हायर लेवल से लोअर लेवल्स में जंप कर सकता है। सो लेट्स से आफ्टर द कोलिजन इंटरनल या इंट्रिंसिक एनर्जी मॉलिक्यूल की हो जाएगी E2। सो और फोटोन जो है जब वो स्कैटर होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ν2। सो जैसे कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में देखते हैं कि इन एनी कोलिजन प्रोसेस ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी रिमेन कंजर्व। सो वही एनर्जी कंजर्वेशन का प्रोसेस या आइडिया हम यहाँ भी लगा सकते हैं कि इस तरह के फोटोन और मॉलिक्यूल के कोलिजन में भी जो एनर्जी बिफोर कोलिजन है, एनर्जी आफ्टर कोलिजन है, वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। सो इनिशियल एनर्जी में जो फोटोन की एनर्जी है वो होगी h⁻₁, और मॉलिक्यूल के पास दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा E1 जो कि उसकी इंटरनल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी है, और दूसरी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ½mv1²। ऐसे ही आफ्टर कोलिजन फोटोन की एनर्जी हो जाएगी h⁻², और मॉलिक्यूल की एनर्जी हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी हो गई है E2, एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स ½mv2²। सो अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन अनचेंज्ड, सो दोनों तरफ से काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा E1 + h⁻₁ = E2 + h⁻²। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने पे वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड एंड इंसिडेंट फोटॉन्स, और ये निकल के आ जाएगा ν2 - ν1 = E1 - E2/h। So this will give ν2 = ν1 + E1 - E2/h। सो ये जो इक्वेशन है वो बता रही है कि आफ्टर अंडरगोइंग इंटरैक्शन विद द सैम्पल मॉलिक्यूल जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सो ν2 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन in terms of intensity of frequency of incident photon and the difference between the intrinsic energy of sample molecule। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अकॉर्डिंग या अगर हम देखें तो ओवरऑल देर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, 3 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं रिगार्डिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द इंट्रिंसिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। केस 1 कि मॉलिक्यूल की इंट्रिंसिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, मतलब कोलिजन से पहले मॉलिक्यूल जिस एनर्जी लेवल पे था, कोलिजन के बाद भी मॉलिक्यूल उसी एनर्जी लेवल पे बना रहा। सो E1 रिमेन्स इक्वल टू E2, जिसकी वजह से इक्वेशन का जो सेकंड टर्म है E1 - E2/h वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी विल ऑब्टेन ν2 = ν1। ν2 = ν1 का मतलब है कि स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन जितनी ही होगी। तो ये जो कंडीशन है वो ये है कि आफ्टर स्कैटरिंग देर इज़ नो चेंज, विच मीन दिस रेडिएशन करस्पॉन्ड्स टू द ओरिजिनल वेवलेंथ, और उसे ही हम क्या कहते हैं, रेहले लाइन, स्पेक्ट्रम में उसको क्या बोला जाता है, रेहले लाइन। सो दिस कंडीशन ऑफ नो चेंज इन इंट्रिंसिक एनर्जी ऑफ द सैम्पल मॉलिक्यूल कैन एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ रेहले लाइन इन द रमन स्पेक्ट्रम। सेकेंड सिचुएशन या सेकेंड केस जो आता है वो है E2 = E1। इसका मतलब ये है कि आफ्टर द कोलिजन जो सैम्पल मॉलिक्यूल है उसकी इंट्रिंसिक एनर्जी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि पहले वो लोअर एनर्जी लेवल पे था, एंड आफ्टर द कोलिजन द मॉलिक्यूल मूव्स टू वन ऑफ इट्स हायर एनर्जी लेवल्स। सो देयर इज़ अ सम राइज और सम इंक्रीज इन द
internal energy of the molecule. With the help of the above equation, जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है, अब अगर यहाँ पे हम कहें कि E2 इज़ ग्रेटर देन E1, सो सेकेंड टर्म E1 माइनस E2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस विल गिव nu2 इज़ लेस देन nu1, यानी कि स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी जो है, स्कैटर्ड फोटोन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट फोटोन फ्रीक्वेंसी से कम निकल के आएगी. तो आखिर वो जो लॉस है, वो लॉस कहाँ गया? वो लॉस जो एनर्जी में हुआ, फोटोन की एनर्जी में हुआ, वो मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर लिया. तो पूरी प्रोसेस को हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि nu1 फ्रीक्वेंसी का फोटोन आया, उसने अपनी एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करी, और इसकी वजह से फोटोन की खुद की एनर्जी कम हो गई, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, nu2 हो गई, जो कि nu1 से कम है. और जो एनर्जी मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब करी, उसकी वजह से वो E1 लेवल से एनर्जी गेन करके हायर लेवल पे या E2 लेवल पे चला गया, लीडिंग टू E2 ग्रेटर देन E1. तो इन बातों को अगर हम थोड़ा सा वेवलेंथ के टर्म्स में लिखें तो हम कह सकते हैं कि nu2 लेस देन nu1 का मतलब हुआ कि स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से क्या है, ज़्यादा है. यानी कि जब स्पेक्ट्रम बनेगा तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी कोलिजन्स होंगे, उनकी वजह से हमें हाई वेवलेंथ साइड पर या लो फ्रीक्वेंसी साइड पर लाइंस देखने को मिलेंगी, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, ये हाई वेवलेंथ या मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा. और इस तरह का मॉडिफिकेशन जिसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी जो है कम हो रही है या वेवलेंथ बढ़ रही है, इन लाइंस को बोला जाएगा स्टोक्स लाइंस. सो दिस सेकंड केस ऑफ E2 greater than E1 or increase in the intrinsic energy of sample molecule due to collision or due to interaction with incident photon can explain the origin of Stokes line in the Raman spectrum. Similar to this, थर्ड केस जो आएगा वो आएगा E2 लेस देन E1, यानी कि आफ्टर द कोलिजन जो सैम्पल मॉलिक्यूल है उसकी इंट्रिंसिक एनर्जी कम हो गई है प्रीवियस एनर्जी या बिफोर कोलिजन एनर्जी के कंपैरिजन में. मतलब कि जो मॉलिक्यूल है वो अपनी लोअर स्टेट में जंप कर चुका है. पहले वो हायर स्टेट में था और कोलिजन के बाद वो डाउन स्टेट या लोअर स्टेट में आ गया, यानी कि मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी खो दी. अब इसको अगर हम इस कंडीशन को इक्वेशन में रखें कि E2 इज़ लेस देन E1, तो हमें मिलेगा nu2 इज़ ग्रेटर देन nu1. मतलब कि फोटोन ने एनर्जी गेन कर ली या फोटोन की एनर्जी बढ़ गई. तो हुआ क्या, कोलिजन जब हुआ तो मॉलिक्यूल अपनी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आया, और वो एनर्जी उसने फोटोन को ट्रांसफ़र कर दी, जिसकी वजह से स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी राइज कर गई. तो दूसरे शब्दों में कहें तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो फोटोन बाहर निकलेंगे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट फोटोन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, या वेवलेंथ के टर्म्स में कहें तो जो स्कैटर्ड फोटोन्स हैं उनकी वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से क्या होगी, कम होगी. और इसकी वजह से स्पेक्ट्रम में जो लाइंस बनेंगी वो लो वेवलेंथ साइड या हाई फ्रीक्वेंसी साइड पे बनेंगी, और इनको ही क्या बोला जाएगा, एंटी स्टोक्स लाइन. सो दिस पर्टिकुलर केस इन विच द सैम्पल मॉलिक्यूल loses its internal energy, and this energy is transferred to the incident photon, can explain the origin of anti-Stokes line in the Raman spectrum. तो ये जो सिंपल क्वांटम बिहेवियर है या सिंपल एक्सप्लेनेशन है ऑफ envisioning the entire or of visualizing the entire Raman effect in the form of collision between incident photon and sample molecule can easily explain the origin of modified lines or Raman lines. इसके अलावा जो लास्ट और फाइनल पॉइंट जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वो ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग
किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड एनर्जी वैल्यूज़ पे होंगे। सो दे आर क्वांटाइज लेवल्स, और किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वो फिक्स हैं। अगर हम बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स डेफिनेट एनर्जी लेवल्स एनर्जी पे एग्जिस्ट करेंगे। टॉलिन लेंगे तो उनके अपने डेफिनेट लेवल्स पे या डेफिनेट वैल्यूज़ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि हर एक सैम्पल के लिए जो E1 माइनस E2 है फॉर एनी टू करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल ऑफ अ गिवन सैम्पल, E1 माइनस E2 जो है वो हर मॉलिक्यूल के लिए या हर मतलब अलग अलग सैम्पल के लिए यूनिक होगा। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस प्रोपोर्शनल है या एक तरीके से डिपेंड कर रहा है इस डिफरेंस पे, E1 माइनस E2 के डिफरेंस पे या एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस पे या एनर्जी डिफरेंस पे, तो हम कह सकते हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस रमन स्कैटरिंग के दौरान देखने को मिलता है वो एक तरीके से मेजर कर रहा है एनर्जी सेपरेशन बिटवीन डिफरेंट डिस्क्रीट लेवल्स ऑफ पर्टिकुलर सैम्पल, जो कि यूनिक होता है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए, पर्टिकुलर सैम्पल के लिए। और इसलिए हम रमन की स्टडी करके या रमन स्पेक्ट्रम की स्टडी करके सैम्पल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। और हर सैम्पल के लिए वो जो शिफ्ट्स की बात हमने कल भी करी थी कि जो शिफ्ट देखने को मिलते हैं बिटवीन ओरिजिनल या रेले लाइन एंड दी मॉडिफाइड लाइंस और रमन लाइंस, वो यूनिक होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो न्यू1 माइनस न्यू2 है वो बराबर आ रहा है E1 माइनस E2 अपॉन H के। यानी कि जो शिफ्ट है या जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल पर डिपेंड करता है। और डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स हर एक मॉलिक्यूल के लिए यूनिक होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। तो हम इस क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों जब अलग अलग इंसिडेंट रेडिएशन को किसी गिवन सैम्पल पे इंसिडेंट कराया जाता है तो वो जो शिफ्ट्स हैं वो सेम बने रहते हैं, शिफ्ट्स में कोई फ़र्क नहीं आता है। So that's all for the quantum theory of Raman effect.